जी बेटा, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को मेरी? यस यस सर। सर। नो सर। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो आपका शेप प्रिंसिपल है। हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस इसमें आपकी आती हैं, एसिड एंड बेसिस इंक्लूडिंग सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेसिस। शेप प्रिंसिपल इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कुछ हम डेफिनेशन देखते हैं। ये आपका सिलेबस दिखाया गया है। तो ये लेविस है आपका, जिसने लेविस कॉन्सेप्ट आपका दिया था और इसको नोबेल नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल अवार्ड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। और डाइट ये 70 ईयर का था। ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ इसकी ये है, ये आपकी इसकी जो है ना, नहीं हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम स्टार्ट करते हैं लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस से। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू लेविस आपका क्या है कि एसिड जो है, एनी स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड देखें तो आपका यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोजन है और ये आपका जो है अमोनिया है, तो ये आपका जो है H पॉजिटिव स्पीशीज है और ये क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन पेयर को। और बेस क्या होगी कि एनी स्पीशीज विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक दिस। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही है। तो जो एक्सेप्टर होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, वो आपका एसिड होगा। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होगा वो आपका कौन सा होगा, बेस होगा। तो ये है आपका अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। इन 1923 लेविस प्रपोज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस based on electronic theory of valency. Thus in the Lewis system an acid is an electron pair acceptor, ये आपका एसिड हो गया। while whereas a base is an electron pair donor. In other words, an acid is an electrophile, electron loving। क्लियर हो गया। while a base is a nucleophile या nucleus loving। According to Lewis concept, the process of neutralization is simply the formation of coordinate covalent bond between an acid and the donor atom of a base। हमने यही कहा ना कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम ये डेफिनेशन करते हैं कि ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर जो आपके शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो जस्ट एक एटम आपका देता है या एक मोइटी देती है। तो इसी तरह यहाँ पे आपका क्या है कि जो बेस है वो आपका दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एसिड क्या है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपका ले रहा है। तो सेम चीज होगी। तो ये आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप देखें ना कि आजकल जो हम एसिड और बेसिस की डेफिनेशन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो न्यूट्रलाइजेशन है वो ये है कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। यहाँ पे आपका क्या है कि जब न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। The product form is called a neutralization product or an adduct। adduct है ना, ऐड हो गया ये, तो ये आपके पास ये adduct आ जाएगा। Neutralization reaction between a proton and ammonia molecule take place। ये अभी जो पीछे हमने एग्जांपल देखी है। दूसरी आपके पास इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, यहाँ पे आपका C5H5 है, ये नाइट्रोजन जो है ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये हाइड्रोजन को दे रहा है, ये आपका अडक्ट बन गया। इसी तरह आपका ये अडक्ट बन गया। इसमें ये आपका जो एल्यूमिनियम है ना, ये आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तो ये नाइट्रोजन के पास जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसको एल्यूमिनियम को दे देगा। इसी तरह ये वाला जो ऊपर आपका कंपाउंड है इसके अंदर आपके बोरोन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इसको दे देगा। तो ये आपका लेविस कॉन्सेप्ट है। Lewis concept does not differ from Bronsted-Lowry concept with respect to substances classified as bases. A Lewis base is capable of donating electron pair to a proton। क्लियर हो गया।
being a proton acceptor, it is also a Bronsted base. Clear हो गया? Thus, both definition label the following species as bases. ये आपका है OH नेगेटिव है, H2 है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है या NH3 है. However, many species which are acid in term of Lewis definition. Lewis में हमने definition क्या की acid की कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है cannot be termed so according to Bronsted definition. Some examples are sulfur dioxide and halides of boron, aluminium, iron और zinc. तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि एसिड कौन सा होगा? एनीथिंग दैट रिलीजेस H पॉजिटिव आयन, और बेस आपकी कौन सी होगी? एनीथिंग दैट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन. ये एसिड आपका वही जो H रिलीज करता है, और बेस आपका क्या है? जो आपका H पॉजिटिव आयन जो है एक्सेप्ट करता है. ये आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है. और लेविस कॉन्सेप्ट आपका कौन सा है कि जिसके अंदर एसिड आपका क्या हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले, और बेस आपका कौन सा होगा जो इलेक्ट्रॉन आपका देगा. क्लासिफिकेशन सर इससे ऊपर वाली लाइन जरा एक्सप्लेन कर दे, वो जो ऊपर आपने एग्जांपल से ऊपर वाली लाइन बताई है, हाउ मैनी स्पीशीज. हावर. अच्छा, ये ऊपर वाली अगर आप देखें ना तो वो कहता है कि जो आपकी है ना मेरी बात सुनो. वो कहता है कि बेस की डेफिनेशन दोनों के अंदर सेम है. लेविस कॉन्सेप्ट डज नॉट डिफर फ्रॉम लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस क्लासिफाइड एज बेसिस. लेकिन एसिड के अंदर डिफरेंट है. हमने यहाँ पे कहा कि एसिड आपका कौन सा होगा? ये जो नीचे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि एसिड आपका वो होगा जो प्रोटॉन रिलीज करे, H पॉजिटिव जो है वो रिलीज करे. लेकिन आपका लेविस कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहता है कि आपका एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा. ये इसमें कह रहा है. However, many species which are acid in term of Lewis definition cannot be termed so according to Bronsted definition. क्लियर होगी बात? जी सर. और सर एग्जांपल्स? All simple cation are Lewis acids. ये आपके सिंपल केटाइन जितने भी हैं ये आपके क्या है? लेविस एसिड हैं. क्यों? ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं अपना बाहर वाला शेल कंप्लीट करने के लिए. ठीक हो गया. Molecules containing a central atom with an incomplete octet are Lewis acid. ये जो है आपके पास, ये मैंने अभी आपको बताया कि बोरोन है, एल्यूमिनियम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है. Molecule containing vacant d orbital as a central atom are Lewis acid. ये आपकी आ जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन कि इनका जो है वो d जो है वो इनकम्प्लीट होगा. तो जब ये आपके इसके साथ मिलेंगे, ये क्लोराइड है या फ्लोराइड है, और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपके पास बनेगा. क्लियर हो गया? तो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. तो सारे केसेस के अंदर क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है. तो ये आपके कौन से हो गए? लेविस एसिड हो गए. क्लियर हो गया? अगर आप HCl की बात करें ना, ब्रॉन्स्टेड, यहाँ पे हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और अगर आपका एसिड की डेफिनेशन ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो HCl की अगर हम बात करें ना तो HCl को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो आयंस के अंदर चला जाता है. यानी कि HCl ने हाइड्रोजन पॉजिटिव स्पीशीज दी है वाटर के अंदर. क्लियर हो गया? अगर आप ये देखें ना कि हमारी जो लेविस की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये जो आपका हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन को ले. क्लियर हो गया? और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि ये हमारा जो एसिड है HCl है, इसको हम डिसॉल्व करें वाटर के अंदर तो ये हमें H पॉजिटिव स्पीशीज दे. ये वाली है. ये आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है और ये आपका कौन सा है? लेविस कॉन्सेप्ट है. क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे आप डेफिनेशन, ये सारी एग्जांपल्स आप देखें तो ये अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड है, क्लासिफिकेशन है. नेक्स्ट, molecules with multiple bond between dissimilar atom also act as Lewis acid.
टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लासेस आर कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या ट्राइऑक्साइड। ये हमने पहले कहा कि ये हमारे पास एसी के एग्जांपल्स हैं। तो ये अब देखें ना कि ये आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है, तो ये आपके पास बाइकार्बोनेट आयन आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इसने क्या किया कि इससे इलेक्ट्रॉन लिए, ये नेगेटिव चार्ज इसने लिया। नेगेटिव चार्ज लेने का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन इससे लिए। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस बेसिस। लेविस बेसिस इंक्लूडिंग आर एनाइन ऑल एनाइन। एनाइन क्या होते हैं? जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। मॉलिक्यूल्स हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज वाटर, अल्कोहल। अच्छा, एनाइन भी हैं और इसके अलावा वो मॉलिक्यूल जिन या वो कंपाउंड जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वाटर है, अल्कोहल है, ईथर है, एंड कंपाउंड लाइक कार्बोनाइल, NO which can form the pi complex with the metal। क्लियर हो गया, यानी कि इनके पास लोन पेयर हैं। Advantages of Lewis concept. Lewis concept is more general than the Bronsted-Lowry concept in that acid-base behavior is not dependent on the presence of a particular element or on the presence or absence of a solvent। हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को देखा तो उसमें हमने स्पेसिफाई कर दिया कि या वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव स्पीशीज रिलीज करे या H पॉजिटिव स्पीशीज एक्सेप्ट करे। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड डेफिनेशन है कि इसमें एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है एसिड बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन है जस्ट कि एक इलेक्ट्रॉन ले दूसरा इलेक्ट्रॉन दे, और ये इलेक्ट्रॉन आपका हर एक एलिमेंट के अंदर, हर एक एटम के अंदर, हर एक कंपाउंड में आपका इन्वॉल्व है। This concept also include those reactions in which no proton are involved। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। अभी हाँ जी हमने सर। एग्जांपल देखी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट की, उसमें डी है, डी फिल हो रहा है आपका। ठीक हो गया। तो डी के अंदर आपका जो है वो प्रोटॉन नहीं है। डी के अंदर जैसे हमने क्लोराइड कहा, स्टेनस क्लोराइड की एग्जांपल जो हमने दी है, तो उसका डी शेल कंप्लीट हो रहा है और वो क्लोराइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। This it explains the basic properties of metallic oxide and acidic properties of non-metallic oxides. This area also include many reactions such as gas phase, high temperature and non-solvent reaction as the neutralization process, क्योंकि इनके अंदर आपका addition compound बन रहा है ना। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई जी। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं तो लिमिटेशन आपकी लेविस कॉन्सेप्ट की। Since the strength of Lewis acid and bases is found to be depend on the type of the reaction and not on the absolute power of accepting or donating a pair of electron, it is not possible to range the Lewis acid and base in any order of their strength। अगर हम अभी आगे इसके अंदर इसी चैप्टर में हम स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे एसिड बेसिस की जो है, तो वो आपकी होती है कि उसने कितना प्रोटॉन दिया, कितना लिया। अब इलेक्ट्रॉन की बेस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते स्ट्रेंथ। जब इलेक्ट्रॉन की बेस पे स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं कर सकते तो हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे हम इनका एक ऑर्डर डिफाइन करें कि ये इतना एसिडिक है, ये इतना बेसिक है। The conventional protonic acid HCl या sulfuric acid are not covered under Lewis concept as they do not establish a covalent bond by accepting a pair of electron, यानी कि इनके अंदर coordinate covalent bond नहीं है तो ये उसके अंदर भी नहीं आते। जबकि हमें पता कि ये एसिड है और ये एसिड है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है ये दोनों। ये आपका जो ना सल्फ्यूरिक एसिड, किसी भी कंट्री की अगर आपने चेक करनी हो ना कि वो तरक्की जो प्रोग्रेस है उसकी आपने चेक करनी है, तो उसके अंदर जो है ना वो देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना कंज्यूम हो रहा है। किंग ऑफ केमिकल कहलाता है ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका। द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय लेविस एसिड आर जनरली नॉट कैटालाइज्ड बाय द प्रोटोनिक एसिड। क्लियर होगी बात, क्योंकि लेविस एसिड की डेफिनेशन आपकी और है और प्रोटोनिक एसिड की डेफिनेशन और है। समझ आ गई बात। अब आपके पास आ जाता है जी सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेसिस शेप कॉन्सेप्ट।
The major drawback of Lewis concept is that it does not systematically explain the behavior of acid and bases in terms of their relative strength. ये भी हमने बात की कि हम कोई इनके स्ट्रेंथ जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते एसिड एंड बेसिस की अकॉर्डिंग टू Lewis concept. Moreover, this concept does not explain the stability of complexes and reaction kinetics or different reaction taking place between acids and bases. क्लियर हो गया? जब वो स्ट्रेंथ ही नहीं आपने डिफाइन की तो स्टेबिलिटी आप कैसे डिफाइन करेंगे या रिएक्शन काइनेटिक्स जो है वो आप नहीं स्टैब्लिश कर सकते, बता सकते. Arnold, Chad, Davis and Davis divided metal ions and ligands into two classes. कौन सी आपकी हैं? ये आपके पास आ जाएंगी दो क्लासेस जो हैं लिगेंड की. क्लास ए एक्सेप्टर है, मीन लेविस एसिड है, और दूसरी आपकी को जो है क्लास बी एक्सेप्टर है, लेविस एसिड की. क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आगे हम दोबारा मेटल की क्लासिफिकेशन करेंगे. ये पहले आपके पास लिगेंड की क्लासिफिकेशन है, फिर हम डिफाइन करेंगे मेटल की क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड से, लिगेंड आपके कौन से होते हैं जी? लिगेंड आपके वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होते हैं, या आपके ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं. क्लियर? तो दे दो चेक. जी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल आयंस अगर हम देखें तो क्लास ए एक्सेप्टर यानी कि लेविस एसिड आपका. तो लिगेंड मैंने आपको बताया कि वो स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो. अच्छा, न्यूट्रल के केस के अंदर भी मैं आपको ये डेफिनेशन पहले भी बता चुका हूँ, डिफाइन भी कर चुका हूँ आपको कि लिगेंड क्या होते हैं. तो लिगेंड लाइक मैंने पहले कहा कि ये नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, जैसे आपका ये फ्लोराइड है या इसके अलावा साइनाइड है, ये इस तरह आपके होते हैं. तो न्यूट्रल अगर हम NH3 की बात करें ना, तो NH3 भी आपका जो है एज अ लिगेंड बिहेव करता है. तो उसका न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो नाइट्रोजन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा होने की वजह से इनके ऊपर जो है वो पोल डेवलप हो जाते हैं. ये आपका पार्शियल पॉजिटिव होगा, ऐसे ही है, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ये अब जो है ये बॉन्ड बनाएगा. बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? इसके अलावा इसके ऊपर आपके पास लोन पेयर भी आ जाते हैं. तो जो आपके जो डी ब्लॉक के है ना, यहाँ पे डी ऑर्बिटल आपका इन्वॉल्व होता है. ट्रांजिशन मेटल्स आपके जब आएंगी तो उसमें तो डी आपका वैसे ही वेकेंट होता है, और ये लोन पेयर जो होते हैं ना ये इसके अंदर रख दिए जाते हैं. बाकी जो आपका केस है उसमें आपका ये जो केस है ना, ये आपका वो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, डाइपोज कहलाते हैं इसे. ठीक हो गया? तो मेटल आयन metal ions which form their most stable complex with the ligand containing nitrogen, oxygen and fluorine. ये आपके highly electronegative atoms हैं. As donor atom are termed as class A acceptors. इनके metal ion आपके जो स्टेबल कम्प्लेक्स बनाते हैं इन लिगेंड के साथ, कौन से हैं? यानी कि ऐसे आपके लिगेंड जिनके अंदर ये वाले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन एटम हो और वो मेटल के साथ स्टेबल कम्प्लेक्स बना लें, वो आपके क्लास ए एक्सेप्टर आते हैं, और क्लास ए एक्सेप्टर या लेविस एसिड. अब क्लास बी एक्सेप्टर आके आ जाएंगे कि मेटल आयन जो के बॉन्ड बनाएंगे ऐसे लिगेंड के साथ जिनके अंदर सल्फर, फास्फोरस या बोरोमीन आपके जो हैं वो एज अ डोनर एटम होंगे. तो मेटल आयन which form their most stable complexes with the ligand containing a heavier member of these families as donor atom. For example,
phosphorus, sulfur, bromine are termed as class B acceptor. बात समझ आ गई ये? अब अगली क्लासिफिकेशन हम देखते हैं जहां पे हमने मेटल को डिफाइन करना है, उनकी क्लासेस करनी है. क्लास ए इंक्लूड आयंस ऑफ अल्कली मेटल. क्लास ए के अंदर आपके कौन से आ जाते हैं? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, लाइटर ट्रांजिशन मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सच एज टाइटेनियम, क्रोमियम है, आयरन है, कोबाल्ट है एंड द हाइड्रोजन आयन है. क्लियर हो गया? Their outer electron or orbital are not easily distorted. Clear? The ligand which prefer to combine with these ions are placed in class A. यानी कि आपके ये बात आपने कही कि their outer electron or orbital are not easily distorted. ये जो आपके हैं alkali, alkaline earth metal, lighter transition metals इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी बात हम कह रहे हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन जो हैं और ऑर्बिटल जो है उनको आप इजीली डिस्टर्ब नहीं कर सकते, डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते. तो फिर इनके साथ आपके क्लास ए के जो हैं लिगेंड जो हैं वो कंबाइन करेंगे. अब अगर क्लास ए के लिगेंड को अगर हम देखें ना, तो हमने उसके अंदर कौन से रखे थे लिगेंड? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, क्योंकि हम डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते. फिर डिस्टॉर्ट इजीली हम नहीं कर सकते, तो फिर क्या चाहिए आपको? ज्यादा फोर्स यहाँ पे लगानी चाहिए. ज्यादा फोर्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, और वो ज्यादा फोर्स आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सूरत में होगी. और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हैं उनको हमने ग्रुप ए के अंदर रखा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. The tendency of the ligand to form complexes with class A metal ion is in the order. ये आपके पास ऑर्डर होगा. समझ आ गई है कि ये क्लास ए आपके पास आ गई, ये वाले जो हैं ये सारी चीजें अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल और ये वाले आपके ट्रांजिशन मेटल के एलिमेंट. क्लास बी मेटल आयन include ions of heavier transition metals and those in lower oxidation states such as copper है, silver है, platinum है. The ligands which exhibit a preference toward these metal ion also belong to this category. The complexing ability of the ligand for the metal ion of class B is in the order. ये आपका बिल्कुल उल्टा ऑर्डर इसके अंदर आपका आ जाएगा. क्लियर हो गया? समझ आ गई कि ये ऑर्डर और ये ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. The donor atom and ions Lewis bases are classified on the basis of किस पे हमने इनको किया हुआ है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी है, इफेक्टिव चार्ज है, आयनिक साइज है एंड पोलराइजेशन कंसीडरेशन. बेस्ड ऑन द पोलराइजेशन कंसीडरेशन, ये भी हम ज्यादा इसी को लेंगे पोलराइजेशन को, जो है ना. पोलराइजेशन वैसे होता क्या है? पोलराइजेशन होता है जैसे आप एक बॉल को लें ना, और प्लास्टिक की बॉल आप लें और उसको दरमियान से पकड़ें, तो वो जो ना पिंच हो जाए. एक आपका जैसे वो दरमियान से आपने पकड़ा है तो वो एक साइड पे हो जाती है, दरमियान में वो आप उसको पिंच कर देते हैं, दबा लेते हैं, तो दोनों साइडों पे थोड़ी थोड़ी आपकी आ जाती है, लाइक एग शेप जो है. क्लियर हो गया? इस तरह एक साइड पे क्या होता है, जब आप किसी भी एटम को पिंच करते हैं या पोलराइज करते हैं, तो उसका न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे चला जाता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका दूसरे साइड पे चला जाता है. ये पोलराइजेशन है. बेस्ड ऑन द पोलराइजेशन कंसीडरेशन, आरजे पेयरसन introduced the idea of hard and soft acids and bases. He divided the acceptors and donor Lewis acid or bases as defined below. अब ये आपने जरा गौर से देखना है कि soft base उसने किसको कहा? It is one in which the donor atom is highly polarizable, has low electronegativity. लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जरा माइंड में रखेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन को आप इजीली डिस्टर्ब कर सकते हैं, एक साइड पे ले जा सकते हैं.
इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड इज एसोसिएटेड विद एम्प्टी लो लेइंग ऑर्बिटल, यानी कि लो एनर्जी उसकी होगी। क्लियर हो गया। एम्प्टी लो लेइंग या लो एनर्जी ऑर्बिटल आगे होते हैं मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इसका केस आएगा। ये फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपको यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आप इसकी डेफिनेशन ये याद रखें कि हाईली पोलराइज होगा। जब हाईली पोलराइज है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, उसको इजीली आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और उसके अंदर जो आपका क्या होगा कि लो एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं वो एम्प्टी होंगे। क्लियर हो गया। हार्ड बेस की डेफिनेशन, ये आपका सोर्ट बेस है, अब ये हार्ड बेस है। क्लियर हो गया। इट इज डिफाइंड एज वन विद द अपोजिट प्रॉपर्टीज। इसकी द डोनर इज ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी, हमने यहाँ पे कहा कि हाई पोलराइजेबिलिटी, ये लो पोलराइजेबिलिटी है। यहाँ पे हमने कहा कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमने कहा इजीली ऑक्सीडाइज, इज हार्ड टू ऑक्सीडाइज। यहाँ पे हमने कहा कि एम्प्टी लो लेइंग ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पे क्या है, एम्प्टी लो लेइंग ऑफ हाई एनर्जी ऑर्बिटल इसका होगा। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई कि बिल्कुल इसका जो आपका सोर्ट बेस का जो अपोजिट है वो आपका क्या होगा, हार्ड बेस। ये डेफिनेशन अभी आप माइंड में रखें। अब आगे हम सॉफ्ट एसिड, पहले हमने सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस की डेफिनेशन की, अब हम करते हैं सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड की डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द वन इन विच द एक्सेप्टर एटम इज ऑफ लो पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया कि सॉफ्ट एसिड के ऊपर क्या होगा, आपका लो पॉजिटिव चार्ज होगा, लार्ज साइज होगा। साइज बढ़ेगा तो ज़ाहिर है पॉजिटिव चार्ज पे इफेक्ट आपका आना है। एंड हैज सेवरल आउटर इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी इजीली एक्साइटेड। क्लियर है। जब लार्ज साइज आपका आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर फोर्स आपकी कम हो जाएगी और वो इजीली एक्साइट कर जाएंगे। तो लो पॉजिटिव चार्ज मतलब उसका साइज बड़ा है। जब साइज बड़ा है तो उसकी फोर्स जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम है, इजीली उनको एक्साइट कर सकते हैं। तो हार्ड एसिड जो है वो फिर इसका उल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने कहा कि लो पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा हाई पॉजिटिव चार्ज। लार्ज साइज, स्मॉल साइज, यहाँ पे हमने कहा कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम इजीली एक्साइट कर सकते हैं। जब साइज का आपका कम हो गया यहाँ पे तो फिर क्या होगा कि डू नॉट हैज आउटर इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी एक्साइटेड इजीली। क्लियर हो गया। 10 मेटल आयंस ऑफ क्लास ए, क्लास ए के अंदर जो हमने मेटल आयंस रखे बिकम हार्ड एसिड एंड द लिगेंड ऑफ दिस क्लास बिकम हार्ड बेसिस। ऑन द अदर हैंड मेटल आयंस एंड लिगेंड्स ऑफ क्लास बी, जो हमने पीछे डेफिनेशंस की हैं और क्लासिफिकेशंस की हैं, तो आपके जो क्लास ए के हार्ड एसिड्स और लिगेंड जो हैं वो क्या हो गए, आपके हार्ड बेसिस आ जाएंगे, और जो आपके बी के अंदर है वो आपके क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस। दिस क्लासिफिकेशन इज हाउएवर नॉट वेरी रिजिड एंड देयर आर बॉर्डर लाइन, यानी कि ये जो आपकी क्लासिफिकेशन है ना, ये कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसके अंदर भी आपकी क्या है, चेंजेस हैं। अ कंप्लीट क्लासिफिकेशन यानी कि इसके अंदर आपकी लिमिटेशंस हैं। क्लियर। सर और ये सर जी, सर एसिड तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर सर हमने इधर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात क्यों की है सर? किसकी? सर स्ट्रॉन्ग ये हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड में। बेटा मैं अब ये और आपकी डेफिनेशन कर रहा हूँ, ये हार्ड और बेस के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, वो दूसरी डेफिनेशन उसको लहदा रखें आप। सर हार्ड और सॉफ्ट का इधर क्या मतलब कि सॉफ्ट का मतलब गुड एसिड है? ये जरा डेफिनेशन थोड़ा सा देखें कि सॉफ्ट एसिड हमने कहा कि इन विच द एक्सेप्टर एटम ऑफ लो पॉजिटिव चार्ज, हम यहाँ पे थोड़ा सा साइज के हिसाब से उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप पिछली डेफिनेशन को इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे, वो अपनी अपनी जगह पे डेफिनेशंस हैं। हमने पीछे लेविस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसकी लिमिटेशंस भी हमने बताई, वो उधर ही खत्म हो गया। अब हम अगली डेफिनेशन पे आ चुके हैं, उनको इसके साथ आपने मिक्स नहीं करना।
यहाँ पे हम सॉफ्ट एसिड के अंदर कह रहे हैं कि इन विच द एक्सेप्टर एटम, कि जो आपका एसिड के अंदर जो एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप है या एटम है, एक मॉलिक्यूल आपका या एक आपका कंपाउंड है, तो उसके अंदर जो आपका एक ऐसा एलिमेंट जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो क्या होगा, लो पॉजिटिव चार्ज का होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद जब लो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो लो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि उसका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होने का मतलब ये है कि उसके बाहर वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम इजीली एक्साइट कर सके। हार्ड का इसी तरह हमने उल्ट किया। ठीक है, अब अगर आप, मैंने ये कहा कि ये कोई आपकी डेफिनेशन, ये जो अभी मैंने आपको हार्ड और सॉफ्ट की, एसिड और बेस की डेफिनेशन की है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसके अंदर भी लिमिटेशन है। वो ये कह रहा है कि ये आपका हार्ड एसिड है, ठीक है, हार्ड एसिड हमने अभी इसकी डेफिनेशन ये देखी है, ये आपकी हार्ड एसिड की डेफिनेशन है कि उसका हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, स्मॉल साइज होगा और उसके बाहर वाले शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनको हम एक्साइट कर सकें। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपका H, हाइड्रोजन को हम लेते हैं, तो हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव जो है, इसका क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी आपकी क्या होगी यहाँ पे, अगर आप इसको देखें, इसको अगर आप देखें तो हाई पॉजिटिव चार्ज होगा ना। हाई पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि इसका साइज आपका क्या है, कम है, साइज कम है, और दूसरा इसके बाहर वाले शेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। नो सर। सोडियम को अगर हम ले लेते हैं, तो सोडियम को Na पॉजिटिव के अंदर लेना है। वैसे तो सोडियम आपका जो उसके बाहर वाले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीटली अब फिल्ड बाहर है। वाला शेल का एक इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन आपका चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर आपका आ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का आपने कर दिया, तो इसके ऊपर जो है आपका क्या हो जाएगा, कंपैक्ट फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा, फिर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएगा कि नहीं आएगा, हाई पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, स्मॉल साइज आपका इसका होगा, और इसके अलावा इसके बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन इसका था वो हमने दे दिया। अब इसी तरह अब आप सॉफ्ट एसिड की डेफिनेशन देख सकते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन की, आप इसके अंदर इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपका ये बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन क्या होती है कि जिनके अंदर प्रॉपर्टीज आपकी डिफाइन नहीं की जा सकती। देन आपका ये आगे आ गया, मैंने हार्ड एसिड का बता दिया, सॉफ्ट एसिड का बता दिया। इसी तरह आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अपना ये देखना है, हार्ड बेस और हार्ड सॉफ्ट बेस को देखना है, और उसके बाद उसके अंदर ये आपकी बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन आपका क्या है, द इंफॉर्मेशन इन अबव टेबल इज दैट द टर्म हार्ड एंड सॉफ्ट आर relative with no sharp dividing line between them. This is illustrated in part by the third category, borderline for both acid and bases. But even within a group of hard or soft, not all will have equivalent hardness or softness. Clear हो गया? यानी कि जो अभी हमने कैटेगरी भी डिफाइन किया उसके अंदर भी इसकी चेंजेस हैं। ठीक है, और जो बॉर्डर लाइन है उसके अंदर फिर दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट आ रही होती हैं। Thus, although all alkali metal ions are hard, the larger, more polarizable cesium ion will be somewhat soft than the lithium ion. क्लियर हो गया? ये समझ आ गई कि ये क्यों बॉर्डर लाइन के अंदर आ रही हैं चीजें। Similarly, although nitrogen is usually hard because of its small size, the presence of polarizable substituent can affect its behavior. कि जो इसके साथ अब आपके सब्स्टिट्यूट अटैच होंगे, जो इसके साथ आपका कंपाउंड, जब ये कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, या मॉलिक्यूल बनाएगा, तो इसके अंदर जो इसके सब्स्टिट्यूट अटैच होंगे वो भी इसका बिहेवियर चेंज करेंगे। pyridine आपकी फॉर एग्जांपल इज सफिशिएंटली सॉफ्टर देन अमोनियम टू बी कंसीडर बॉर्डर लाइन, या आपकी बॉर्डर लाइन की कुछ आ जाएंगी। या फर्दर आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो हमने कहा था कि उसकी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, ये पहले भी मैंने आपको करवाया हुआ है जी।
इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज की इलेक्ट्रॉन जाती को है, ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज की चाहिए जाती है सर। या चेंज इन एनर्जी आप कह लें, ठीक है। चेंज इन एनर्जी आपकी जो है उसे हम क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। यस सर। ठीक हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका आ जाता है। देन उसके बाद आयन साइज है। आयन आपका ये है कि ये आप देखें ना कि ये लिथियम है, तो व्हेन एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन द एटम बिकम एन आयन। ये आप देखें ना कि ये आपका 152 पिकोमीटर इसका साइज है लिथियम का, और जब ये लिथियम आयन के अंदर आता है तो इसका 60 पिकोमीटर साइज हो जाता है। ये साइज दिए हैं डिफरेंट। ये आपका कितना है, 111 पिकोमीटर है, तो ये बेरिलियम प्लस 2 के अंदर जो आपका 31 पिकोमीटर आ गया। ये अब यहाँ पे देखेंगे ये 64 पिकोमीटर है नॉर्मल, और जब ये आपके पास फ्लोराइड के अंदर आ जाएगा नेगेटिव में अंदर, तो ये 136 पिकोमीटर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये आपके जो है ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये आपके इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है। आगे इसी तरह ये सारा साइज दिया डिफरेंट आपका अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। अब हम पैसन प्रिंसिपल या शेप प्रिंसिपल जो हमने डिफाइन करना है उसको हम देखते हैं। This is also known as principle of salt and hard acid and bases. It is stated that hard acid आपके जो हैं prefer to combine with hard base. जैसे हम कहते हैं ना कि like dissolve like, कि पोलर पोलर के अंदर होगा, नॉन पोलर के अंदर होगा। इसी तरह आपका क्या है कि हार्ड एसिड जो है वो हार्ड बेस के साथ मिलेगा और सॉफ्ट एसिड आपका जो है वो सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगा। Thus the complex AB is the most stable when both A and B are either hard or soft। मतलब कि ये दोनों हार्ड हो जाए या दोनों आपके बेस हो जाए, तब जाके ये आपका कॉम्प्लेक्स जो है ये स्टेबल होगा। Penson principle provide the basis for an approximate qualitative prediction of the relative stability of the complexes and is not an explanation of the observation। यानी कि ये फिर स्टेबिलिटी की तरफ तो हमें एक्सप्लेन कर रहा है ना कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलेगा तो वो आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। फर्दर उसका साइज हम देख के बता सकते हैं कि कितना वो क्या स्टेबिलिटी उसके अंदर आएगी। कॉमन फीचर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स, ये अब हम देखते हैं। इसके बाद आगे इसकी हमने एप्लीकेशन भी देखनी है। तो फर्स्ट अब हम इसको देखते हैं कि आपका जो कॉमन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड जो है ना उसके फीचर्स जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें। द हार्ड एसिड कोऑर्डिनेट टू वेरियस डोनर मेनली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन। Hard acid combine to various donors mainly by electrostatic interaction existing between charges of opposite sign। Definitely ऐसे ही होगा। The higher the charge and smaller the radius of the acceptor and of the donor atom to be coordinated, the stronger are the complexes formed। हार्ड एसिड और ये जो आपका है हार्ड और सॉफ्ट एसिड की डेफिनेशंस है, कैरेक्टरिस्टिक। द कोऑर्डिनेशन ऑफ अनचार्ज लिगेंड मीन जो आपका सॉल्ट बेस है सच एज आपका ये कार्बोनाइल है, olefins and aromatic hydrocarbon is preferred with salt base acids। The rate of nucleophilic displacement depend much on polarizability। ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वगैरह है उनका जो रेट है वो आपका पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये आगे आपके जो है ना ये कॉमन फीचर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस की आ जाती हैं, वो एसिड की थी, ये बेसिस की। द हार्ड और सॉफ्ट कैरेक्टर और द बेस डिपेंड ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द डोनर स्पीशीज। उसके अंदर आप देखें कि सॉफ्ट बेसिस के अंदर हमने क्या कहा था, पोलराइजेबिलिटी को लिया था, और दूसरी साइड पे हमने क्या किया था, साइज को लिया था, चार्ज को लिया था। द मोर पोलराइजेबल इज द डोनर द सॉफ्ट कैरेक्टर इट हैज। Beside a high polarizability, a ligand must possess empty orbital on suitable energy level to accommodate the electron from the acceptor।
क्लियर हो गया कि इनके अंदर आपका क्या है कि वो पोलराइजेबिलिटी, हाई पोलराइजेबिलिटी, तो जो लिगेंड है उसके अंदर आपका हमने कहा था कि जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होना चाहिए। क्लियर है? एम्प्टी ऑर्बिटल ऑन suitable energy level to accommodate the electron from the acceptor. The more available the orbital, the softer the ligand. क्लियर? जितने ऑर्बिटल उसके अंदर अवेलेबल होंगे उतने इजीली आसानी के साथ उसमें इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, तो हम उसे कहेंगे कि ये सॉफ्ट कैरेक्टर रखता है। The soft ligand like the hard ligand, the soft ligands like the hard ligand and tend to flock together. Tend to flock together कि उसके अंदर उतने ज्यादा आसानी के साथ कम्युनेट हो सकते हैं। अब इसकी अगर हम एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन और शेप प्रिंसिपल हम देखें, तो फर्स्ट अब आपका यहाँ पे आ जाता है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। दूसरे इसके अंदर आके आ जाएगी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड, देन कैटलिस्ट पॉइजनिंग, प्रिडिक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, सिम्बियोसिस, और लास्ट पे ये आपका प्रिडिक्शन ऑफ साइन आपका डेल्टा एच, और चॉइस ऑफ कैटलिस्ट है, कोर्स ऑफ रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बिएंट लिगेंड, ये देन लिमिटेशन आपकी, और ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होगा। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं वन बाय वन जो है। क्लास अभी हमारे साथ आपकी जो है ना, मेरे साथ कितने बजे तक है? मॉर्निंग 2 बजे तक सर। 2 बजे तक बस सर। इसको खत्म करते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, एप्लीकेशन जो है। Thermodynamic stability of simple compound and complex and can be rationalized in terms of hard and soft acid and base principle. In terms of hard and soft acid base principle. For example, अब यहाँ पे आपने जरा गौर से देखना है। Silver iodide is stable, but silver fluoride does not exist. अब हमने शेप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहा कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगा। क्लियर हो गया? तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये आपका स्टेबल है और ये आपका स्टेबल नहीं है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। द रिवर्स इज ट्रू फॉर कोबाल्ट 3। The cobalt fluoride is more stable than cobalt iodide, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों? Above table shows that सिल्वर आपका आयन जो है सॉफ्ट एसिड है। क्लियर हो गया? सिल्वर आपका क्या है? सॉफ्ट एसिड है, और कोबाल्ट 3 जो है आपका हार्ड एसिड है। फ्लोराइड इज हार्ड एंड आयोडाइड इज अ सॉफ्ट बेस। देयरफॉर अब ये यहाँ पे हमने कहा कि सिल्वर आपका क्या है? सॉफ्ट एसिड है। कौन सा कलर है? कलर है ये तो है आपके पास, ऑरेंज तो है, पिंक पिंक भी तो है आपके पास। पता नहीं सिल्वर आपका क्या है? सॉफ्ट एसिड है, और कोबाल्ट आपका क्या है? ये हार्ड एसिड है। सिल्वर आपका सॉफ्ट एसिड आ गया, और कोबाल्ट आपका क्या आ गया? हार्ड आ गया। अब हम देखते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड आपका क्या है? हार्ड है। तो ये हार्ड जो है यहाँ पे, ये जो आपका ये आपका फ्लोराइड जो है वो हार्ड है, सिल्वर आपका क्या है? सॉफ्ट है। तो ये सॉफ्ट जो है ये हार्ड के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। यही हमने कहा है, हमने यही पीछे कहा कि हार्ड हार्ड के साथ मिलेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि सिल्वर आपका सॉफ्ट है और फ्लोराइड आपका क्या है? हार्ड है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आयोडाइड आपका क्या है? सॉफ्ट है, तो सिल्वर भी आपका सॉफ्ट है, तो ये अब आप आपस में मिलेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। बात समझ आ गई? Therefore silver combined with iodide soft and hard base, ये यहाँ पे आएगा to form stable silver iodide complex. सिमिलरली आपका जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट +3, यहाँ पे दूसरी एग्जांपल के अंदर हमने जो कहा है
इस कोबाल्ट CO+3 एसिड एंड फ्लोराइड बेस बोथ हार्ड है। ये इसमें आप देख लें कि हमने कहा कि ये जो आपका है ये फ्लोराइड आपका कोबाल्ट क्या है हार्ड एसिड है और फ्लोराइड आपका क्या है हार्ड बेस है, तो ये आपस में मिलेंगे तो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। एंड कंबाइन टू फॉर्म स्टेबल कोबाल्ट फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स। ये आपका यहाँ पे क्लियर है। इसमें आप देख लें कि ये आपका सॉफ्ट एसिड है, ये आपकी सॉफ्ट बेस है, ये स्टेबल आपका आ गया। ये सॉफ्ट एसिड है आपका और ये हार्ड बेस है। ये हमने कहा कि सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस मिल ही नहीं सकते, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। दोनों मैंने कहा कि लाइक डिसॉल्व लाइक की तरह, पोलर पोलर के अंदर और नॉन पोलर के अंदर। ये फर्दर इसमें ये स्टेबिलिटी के हिसाब से दिखाया गया है इसका चार्ट कि ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे शो की हुई हैं कि आपका सिल्वर आयन जो है वो सॉफ्ट एसिड है, फ्लोराइड आपका हार्ड बेस है, तो ये मिलेंगे तो ये कंपाउंड ही नहीं बन सकता। और आयोडाइड आपका क्या है सॉफ्ट बेस है, तो ये जो है सॉफ्ट एसिड है सॉफ्ट बेस के साथ मिलके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सॉफ्ट एसिड कंबाइन विद सॉफ्ट बेस, और ये जो है सॉफ्ट एसिड डज नॉट कंबाइन विद द हार्ड बेस, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह अब आपका ये यहाँ पे शो किया गया कि ये आपका हार्ड एसिड है, ये आपका हार्ड बेस है, ये आपस में मिलेंगे, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्टेबल है। दूसरी साइड पे ये आपका क्या है हार्ड एसिड डज नॉट कंबाइन विद द सॉफ्ट बेस, ये जो आपका आयोडाइड है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ आ गई बेटा, ये क्लियर हो गया। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड हम देखते हैं। With the help of this principle, we can explain the relative strength of halogen acid in aqueous solution. In the reaction, ये आपके पास रिएक्शन है HX प्लस वाटर है, हाइड्रोनियम है और ये आपका क्या है हैलोजन। ये आपका एक्स है, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है। द हार्ड एसिड आपका ये जो H पॉजिटिव था combined with the hardest base fluoride to form the least dissociated or weak acid. वीक एसिड आपका होता है कि जो डिसोसिएट ना हो, जो आयंस के अंदर बहुत कम आए आपका। Thus the strength of halogen acid is in the order कि ये कम आएगा आयन के अंदर, उसके बाद ये, फिर ये और ये इजीली फिर आपका आयंस के अंदर आ जाएगा। ये साइज भी आप देखें ना तो ये आपको क्लियर कर रहा है कि ये आपका बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये उससे थोड़ा सा कम होगा, ये उससे कम होगा, ये उससे कम होगा। Hard solvent tend to dissolve hard solutes and soft solvent tend to dissolve a soft solvent. क्लियर हो गया। देन अब आगे आ जाता है कैटलिस्ट पॉइजनिंग। कैटलिस्ट पॉइजनिंग यहाँ पे ये होगा कि आप उसके अंदर कोई ऐसी चीज डाल दें जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो रोक दे, ठीक है, जो उसकी फंक्शनिंग को रोक दे, वो उसके लिए पॉइजनिंग है। The Shea principle has been used to explain the poisoning of metal catalysts. Certain soft metals, soft metal mean soft acids such as nickel, chromium, molybdenum, palladium and platinum act as catalysts in certain reactions. Soft bases containing phosphorus, arsenic, antimony and selenium in low oxidation state, मतलब soft bases पॉइजन दीज मेटालिक कैटालिस्ट। ये हमने कहा, ये ऊपर हमने कहा है कि ये सर्टेन मेटल, ये आपको पता है ये बहुत ही मशहूर है, निकल है या क्रोमियम है कि ये या प्लाटिनम है या प्लाडियम है कि ये एज अ कैटालिस्ट यूज होते हैं। अगर हम इनके अंदर ये डाल देते हैं, दिस पॉइजनिंग अकर ड्यू टू द सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस इंटरेक्शन बिटवीन सॉफ्ट मेटल एंड सॉफ्ट लिगेंड। जाहिर है सॉफ्ट एसिड है सॉफ्ट बेस है तो कंपाउंड बन गया। These ligands are strongly absorbed on the surface of the metal and thus block the active site. Block मतलब कि उन्होंने वहां पे कॉम्प्लेक्स बना दिया तो उसकी एक्टिविटी रोक दी। However, soft metal catalysts are poisoned by impurities of soft bases but remain unaffected by those of hard bases such as nickel, nitrogen, oxygen and fluorine. Clear कि ये अगर आप उसके अंदर ये आपके कौन से हैं सोफ्ट एसिड हैं, उसके अंदर आपने सोल्ट बेसेस डाल दी, कंपाउंड बन गया, तो उनके जो एक्टिव साइड हैं वो ब्लॉक होगी तो उसके फंक्शनिंग जो कैटालिस्ट की है वो रुक जाएगी।
लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई दूसरे आप डाल देते हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तो वो अनइफेक्टेड रहेगी क्योंकि वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा यहाँ तक क्लियर है? अभी 5 मिनट हम रेस्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ओके सर। सर